नमस्कार सभी श्रोताओं का आज की इस वीडियो में स्वागत है। हम बात कर रहे हैं लोक साहित्य के ऊपर। आज की इस वीडियो में हम लोक साहित्य की जो अगली कड़ी है, लोक संस्कृति की अवधारणा, उसके ऊपर बात करेंगे। उसके साथ साथ हम बात करेंगे लोक संस्कृति और लोक साहित्य में क्या अंतर है। उसके साथ हम बात करेंगे लोक साहित्य के अध्ययन की क्या प्रक्रिया है। उसके बाद हम अंत में जिस विषय को लेकर चर्चा करने जा रहे हैं आज की इस वीडियो में, वो है लोक साहित्य के जो संकलन की क्या समस्याएं हैं। तो हम एक एक करके इन सभी विषयों पे आते हैं। सबसे पहले हमारा जो आज का विवेच्य विषय रहेगा वो रहेगा लोक संस्कृति की अवधारणा। पिछली वीडियोस में हम लोक साहित्य के बारे में विस्तार से जान चुके हैं। लोक शब्द का अर्थ, लोक साहित्य का अर्थ, उसकी परिभाषाएं, उसकी विशेषताएं, उसकी विधाएं, हम सब कुछ पढ़ चुके हैं। तो आज हम आगे चल रहे हैं लोक संस्कृति के ऊपर। पिछली वीडियो में मैंने संकेत किया था, कहीं मुझे ध्यान आ रहा है कि जो लोक साहित्य है वो लोक संस्कृति का एक अंश होता है, एक इकाई होती है। लोक संस्कृति का जो क्षेत्र है वो बहुत विस्तारित है, जबकि जो लोक साहित्य है वो उसकी एक शाखा, एक कड़ी है, एक ब्रांच है, एक इकाई है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे लोक संस्कृति की अवधारणा की। जब हम बात करेंगे कि इसमें हम सबसे पहले जानेंगे कि संस्कृति क्या है। लोक शब्द से हम सभी परिचित हैं, पिछली वीडियोस में हमने डिस्कस कर लिया है। आज हम बात करेंगे संस्कृति की। तो जो संस्कृति शब्द है ये मूलतः संस्कृत का शब्द है, तत्सम शब्द है। संस्कृति सम उपसर्ग में क्री धातु से निष्पन्न होता है, जिसका अर्थ होता है संस्कारित किया हुआ। संस्कृति का अगर शाब्दिक अर्थ लें तो उसका अर्थ है संस्कारित किया हुआ, संस्कारित किया हुआ, परिष्कृत किया हुआ, पॉलिश किया हुआ, दोष और त्रुटियों से रहित जो चीज है वो संस्कारित है, परिष्कृत है, और उसे हम संस्कृति कहते हैं। किसी भी चीज में जो दोष हैं, कुछ कमियां हैं, कुछ त्रुटियां हैं, कुछ अशुद्धियां हैं, उन्हें दूर करके उस चीज को शुद्ध करना, परिष्कृत करना, पॉलिश करना, वो प्रोसेस, वो चीज संस्कृति, वो प्रक्रिया संस्कृति कहलाती है। और इसलिए हम साधारण शब्दों में अगर संस्कृति के अर्थ की बात करें तो संस्कृति का अर्थ है परिष्कार करना, संस्कारित करना, उत्तम बनाना, श्रेष्ठ बनाना, किसी को दोष रहित बनाना, वो प्रक्रिया संस्कृति कहलाती है। हम सभी जानते हैं कि संस्कृति के लिए जो हमारे पास जो अंग्रेजी शब्द है वो है कल्चर। जो कल्चर शब्द है उसकी अगर हम व्युत्पत्ति की बात करें तो जो कल्चर शब्द है वो लैटिन भाषा के कोलर धातु से निष्पन्न कल्टूरा शब्द से बना है। जो लैटिन भाषा है यूरोप की, उसमें जो कोलर धातु है उससे एक शब्द बना है कल्टूरा। कल्टूरा से ही कल्चर शब्द की उत्पत्ति हुई है। लैटिन भाषा में कल्टूरा का मतलब होता है, ये शब्द कृषि संबंधी कार्यों को करने की जो प्रक्रिया है उसके लिए कल्टूरा शब्द प्रयोग में लाया जाता है। उदाहरण के लिए जैसे कोई बीज है, उस बीज को हम जमीन में डालते हैं और उससे फूल उत्पन्न कर सकते हैं, फसल उत्पन्न कर सकते हैं, बड़े बड़े दरख्त पैदा कर सकते हैं उस बीज से। तो ये जो सारी प्रक्रिया होती है, उस बीज के विकास की जो प्रक्रिया है, इसे साधारण शब्दों में कल्टीवेशन कहा जाता है। तो ठीक उसी तरह से मनुष्य के अंदर जितनी भी वृत्तियां हैं, जितनी भी उसकी शक्तियां हैं, उन सभी को निश्चित विकास तक पहुंचाना यह कल्चर कहलाता है। तो इसलिए हमने समझा कि कल्चर शब्द की उत्पत्ति किस तरह से लैटिन वर्ड कल्टूरा से हुई है। आगे हम बात करेंगे जो लोक संस्कृति है। जैसे मैंने पहले कह दिया कि लोक दो शब्दों के मेल से बन गया लोक जमा संस्कृति, अर्थात लोक की संस्कृति, जनसाधारण की संस्कृति। अब हम यहाँ पे थोड़ा सा विवादास्पद आपको लग सकता है कि पिछली वीडियो में मैंने जिक्र किया था कि जो लोक होता है वह संस्कारित परिष्कृत समुदाय से या परिष्कृत सभ्यता से अलग अपनी आदिम परिस्थितियों में रहता है। उस अभिजात्य वर्ग का, उस पॉलिश सोसाइटी का लोक पर कोई असर नहीं होता है। तो आज मैं कह रहा हूं कि जो संस्कृति है उसका मतलब ही परिष्कृत करना है, परिष्कारित करना है, संभ्रांत बनाना है। तो लोक जो है वो परिष्कृत, वो संस्कारित, वो संस्कृत कैसे हो सकता है? तो इसलिए विद्वानों में भी मतभेद है कि लोक संस्कृति के स्थान पर संस्कृति शब्द का प्रयोग सही नहीं है। डॉक्टर सत्येंद्र जो लोक साहित्य के विद्वान हैं, उन्होंने लोक संस्कृति के स्थान पर
लोक वार्ता शब्द का प्रयोग ज्यादा सार्थक माना है, क्योंकि जो लोक है वो संस्कारित नहीं हो सकता है, वो तो अपनी आदिम परिस्थितियों में, अपनी पुरातन स्थितियों में ही रहता है। तो जो उसकी जो संस्कृति को हम संस्कृति शब्द की संज्ञा से अभिहित नहीं कर सकते हैं, उसके स्थान पर हम लोक वार्ता शब्द का प्रयोग कर सकते हैं, जिसे अंग्रेजी में फोकलोर भी कहा जाता है। अब हम बात करेंगे तो ये थी थोड़ी सी लोक संस्कृति का जो अर्थ है। और इसके बाद आप थोड़ा इसमें किताब में अगर जाएंगे तो कुछ एक विद्वानों की परिभाषाएं लोक संस्कृति की क्या है, उन्हें आप कंठस्थ कर लीजिएगा। अब आगे चलते हैं कि जो लोक संस्कृति है उसकी क्या विशेषताएं हैं। लोक संस्कृति नहीं, जो भी संस्कृति है, जो भी कल्चर है, उससे आप कैसे उसको करेक्टरिस्टिक्स क्या रहेंगी, उसकी प्रवृत्तियां क्या रहेंगी, उसकी विशेषताएं क्या रहेंगी, वो आपको पता होना चाहिए। तो सबसे पहले अगर हम बात करें संस्कृति की जो विशेषता है वो है अनेकता में एकता का भाव संस्कृति में रहता है। हम भारत जैसे विविधता वाले देश में देखते हैं कितने धर्मों को मानने वाले, कितने संप्रदायों को मानने वाले, कितनी जातियां, कितनी उपजातियां, कितने मतलब इतनी डाइवर्सिटी, लेकिन फिर भी जो भारत है हम क्या कहते हैं, यूनिटी इन डाइवर्सिटी, अनेकता में एकता है। तो ये जो है ये संस्कृति का ये सब किस वजह से हो रहा है। हम विभिन्न मतों को मानने वाले लोग, विभिन्न धर्मों को मानने वाले लोग इस देश में रहते हैं, लेकिन फिर भी हम एक भारतीय है, हम एक समाज का निर्माण कर रहे हैं, हम एक राष्ट्र का निर्माण कर रहे हैं। वो इसी वजह से क्योंकि हम एक समन्वित संस्कृति का निर्वहन कर रहे हैं, हम एक कंपोजिट कल्चर को फॉलो कर रहे हैं। उदाहरण के लिए इस देश में अंग्रेज आए, मुगल आए, हूण आए, कुषाण आए, यहाँ पे कितनी जातियां आकर बसी, और उसके उपरांत जातियों, धर्मों के अंदर, संप्रदायों के अंदर इतनी सारी जातियां हैं, लेकिन फिर भी हम सभी एक हैं। वो इसी वजह से है कि जो संस्कृति की विशेषता है ये अनेकता में एकता का काम करती है। आप किसी भी मत को मानने वाले हो, लेकिन आप एक समन्वित संस्कृति का निर्वहन करते हैं। तो ये इसकी पहली विशेषता है। उसके बाद हम बात करते हैं लोक संस्कृति की जो अगली विशेषता है वो रहती है धार्मिक उदारता। संस्कृति में किसी भी धर्म का, किसी भी मत को मानने वाला व्यक्ति एक संस्कृति का हिस्सा हो सकता है, इसलिए संस्कृति हमें धार्मिक रूप से उदार रहना सिखाती है, ना कि धार्मिक संकीर्णता। सांप्रदायिकता के लिए, जैसे मैंने पहले भी कहा था, ना लोक साहित्य में स्थान है ना लोक संस्कृति में। हम एक धार्मिक उदारता को लेकर, धार्मिक उदारता के कंसेप्ट को लेकर लोक संस्कृति में आगे बढ़ते हैं। उसके बाद आता है आगे कर्तव्य भावना। जो संस्कृति है, जो संस्कारित लोग हैं, जो संस्कृति के अंदर रहने वाला जो जन समुदाय है, वो कर्तव्य भावना संस्कृतियों से सिखाती है। अपनी योग्यता, अपने विवेक के अनुसार हर व्यक्ति अपने कर्तव्यों का निर्वहन करते हैं। जो अपने कर्तव्य का निर्वहन नहीं करते हैं उसे समाज से बेदखल किया जाता है, उसे संस्कृति से बेदखल कर दिया जाता है। उसके बाद आता है आगे, अगली बात आती है संस्कृति की जो विशेषता है वो है प्रकृति प्रेम। आप देखते हैं कि प्रकृति के मनुष्य, भारत जैसे देश में खास करके मनुष्य सदियों से प्रकृति का उपासक रहा है। नदियों, झीलों, तालाबों, पर्वतों, वृक्षों की पूजा करने की जो पद्धति है हमारे यहाँ, उनको संरक्षित करने की जो पद्धति है वो एक बहुत ही अच्छी भारतीय संस्कृति की एक विशेषता है। इसलिए प्रकृति से प्रेम करना भी संस्कृति हमें सिखाती है। अगला अगर हम बात करें इसमें तो वो है सौंदर्य अनुभूति। संस्कृति हमें सौंदर्य अनुभूति सिखाती है, हमारी एस्थेटिक अप्रोच को बढ़ाती है। उदाहरण के लिए आप सजते संवरते हैं, अच्छे कपड़े पहनते हैं, अच्छे कपड़ों में भी कुछ अलग डिजाइन के आप देखते हैं। ये सब हमारा जो रहन सहन है, जो हमारा वेशभूषा है, ये सभी संस्कृति का भाग है। हमारा खान पान है, हम अलग अलग व्यंजन बनाते हैं, हम विभिन्न उत्सवों पर्वों पे हम अपने घरों को सजाते हैं, उनमें कई प्रकार की कलाकृतियां बनाते हैं। ये सभी संस्कृति का एक हिस्सा है। तो ये संस्कृति हमें ये चीज सिखाती है। तो ये तो थी संस्कृति की, लोक संस्कृति की अवधारणा और उसकी कुछ एक विशेषता है। अब हम बात करेंगे आगे कि लोक संस्कृति लोक साहित्य से किस प्रकार अलग है, उनमें क्या संबंध है। मैं पहले भी बात कर चुका हूँ कि जो लोक साहित्य है वो उसका फलक उतना विशाल नहीं है जितना लोक संस्कृति का है। लोक साहित्य लोक संस्कृति का एक शाखा है, एक इकाई मात्र है। एक विद्वान है, एक विदुषी हुई है लोक साहित्य की, सोफिया वर्न। उन्होंने लोक संस्कृति को 3 भागों में बांटा है अध्ययन की सुविधा के लिए, जिसमें से पहला है लोक विश्वास, दूसरा है लोक प्रथाएं और परंपराएं, और तीसरा है लोक साहित्य। तो जैसे मैंने कहा कि लोक साहित्य लोक संस्कृति का एक अंग है।
इसको हम विभिन्न चरणों में डिस्कस करते हैं। अब जो लोक साहित्य है वह संस्कृति का हिस्सा, लोक संस्कृति का हिस्सा तो है, लेकिन वह लोक संस्कृति का संरक्षक भी है। लोक संस्कृति को अगर बचाकर किसी ने रखा है तो वो लोक साहित्य ने बचाकर रखा है। हम किसी भी उदाहरण के लिए आप देखते हैं कि लोकगीत है, उस लोकगीत वो लोक साहित्य की विधा है, लेकिन उस लोकगीत में उस क्षेत्र विशेष की, उस लोक की संस्कृति झलकती है। तो अगर वो लोकगीत समाप्त हो जाता है लोक से, तो जाहिर सी बात है लोक संस्कृति अपने आप समाप्त हो जाती है। तो इसलिए जो लोक साहित्य है वो लोक संस्कृति का संरक्षक है। इसके साथ साथ जो लोक साहित्य है वह लोक संस्कृति का दर्पण भी है। जिस प्रकार समाज लोक साहित्य, जिस प्रकार जो साहित्य समाज का दर्पण है, उसी तरह से लोक साहित्य लोक संस्कृति का दर्पण है। किसी क्षेत्र विशेष की, किसी अंचल की, किसी लोक की अगर आपको संस्कृति के बारे में जानना है तो आप सीधा सीधा वहाँ के लोक साहित्य का अध्ययन करोगे। वहाँ के लोकगीत क्या हैं, वहाँ की लोक मान्यताएं क्या है, वहाँ की गाथाएं, लोक गाथाएं क्या है, वहाँ की लोक कथाएं क्या है, वहाँ के लोक नाटक क्या है, वहाँ के लोक मुहावरे क्या है, वो सभी जो है वो उस देश, उस क्षेत्र विशेष की संस्कृति को, लोक संस्कृति को समझने में सहायक हो सकते हैं। इसके साथ साथ जो लोक साहित्य है वो लोक संस्कृति का मार्गदर्शक भी है, उसका मार्गदर्शन भी करता है, उसे पीढ़ी दर पीढ़ी आगे स्थानांतरित भी कर रहा है। जैसे कि मैंने कहा कि संरक्षित करता है लोक साहित्य लोक संस्कृति को, तो उसे एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक लोक संस्कृति को किस प्रकार सौंपना है, तो वह लोक साहित्य के रूप में लोक संस्कृति एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक स्थानांतरित हो रही है। तो इसलिए लोक साहित्य लोक संस्कृति का संरक्षक, मार्गदर्शक और हम कह सकते हैं कि लोक संस्कृति का दर्पण भी लोक साहित्य है। उसके बाद हम आगे बात करेंगे लोक साहित्य के अध्ययन की प्रक्रिया। हमने अभी तक बात की लोक संस्कृति की अवधारणा की, लोक संस्कृति की विशेषताएं और लोक संस्कृति और लोक साहित्य में क्या संबंध है। अगली हम बात करने जा रहे हैं लोक साहित्य के अध्ययन की क्या प्रक्रिया है, प्रोसेस हाउ टू स्टडी फोक लिटरेचर, प्रोसेस ऑफ स्टडी टू फोक लिटरेचर। ठीक है, किस तरह से लोक साहित्य का अध्ययन हमने करना है। पहले तो हमने बात की थी कि जो लोक साहित्य का अगर हम अध्ययन करना है हमने, तो हम वो विभिन्न विधाओं में उसे बांट के कर सकते हैं। जैसे कि आपने किसी क्षेत्र के लोक साहित्य को जानना है तो उसे हम विभिन्न विधाओं में वर्गीकृत कर देंगे। लोकगीत, लोक गाथा, लोक कथा, लोक नाटक, लोक मुहावरे, लोक पहेलियां, लोक सुभाषित, ढकोसले, लोक, मतलब इस तरह से जितनी भी लोक साहित्य की विधाएं हैं उन विधाओं में विभाजित करके हम लोक साहित्य का अध्ययन कर सकते हैं। इसके साथ साथ हम बात करेंगे अगर लोक साहित्य के अध्ययन का दूसरे पहलू की, तो वो हम लोक साहित्य का अध्ययन ऐतिहासिक दृष्टि से भी कर सकते हैं, हम लोक साहित्य का अध्ययन मनोवैज्ञानिक दृष्टि से कर सकते हैं, हम लोक साहित्य का अध्ययन सांस्कृतिक दृष्टि से कर सकते हैं, हम लोक साहित्य का अध्ययन धार्मिक दृष्टि से कर सकते हैं। अब एक एक करके आता हूँ इस पे। ऐतिहासिक दृष्टि से लोक साहित्य का अध्ययन किस प्रकार किया जाएगा। उदाहरण के लिए कोई लोक कथा है, मान लो कोई लोक गाथा है, उस लोक गाथा के विकास के ऐतिहासिक क्रम क्या रहे हैं उसे स्टडी करना, उसका अध्ययन करना, तो हम कहेंगे कि हम लोक साहित्य को ऐतिहासिक क्रम में या ऐतिहासिक क्रम में उसे हम उसका अध्ययन कर रहे हैं। कौन सा लोकगीत किस काल में, उसका स्वरूप क्या रहा, या उसकी उत्पत्ति किस काल विशेष से हुई होगी, किस खंड विशेष से, किस काल खंड से हुई होगी, ये सब हम लोक साहित्य के ऐतिहासिक अध्ययन के अंतर्गत जानते हैं। फिर आता है मनोवैज्ञानिक। मनोवैज्ञानिक अध्ययन क्या है लोक साहित्य का। मनुष्य की जितनी भी वृत्तियां हैं, दुख में वो कौन सा गीत गाता है, खुशी में वो कौन सा गीत गाता है, मरने पे किसी की मृत्यु हो रही है वहां पे कौन से गीत गाए जा रहे हैं, किसी का जन्म हो रहा है वहां पे कौन से गीत गाए जा रहे हैं, कोई दुखी है, कोई वियोग में है, कोई बहुत निराश हताश है, वहां पे कुछ और प्रवृत्तियां उसके मन की है। तो इस तरह से लोक साहित्य को कैटेगराइज करके उसको स्टडी करना मनुष्य मन के अनुसार, वो हम कहेंगे कि लोक साहित्य का हम मनोवैज्ञानिक अध्ययन कर रहे हैं। इसके बाद बात की थी मैंने लोक साहित्य के सांस्कृतिक अध्ययन की। संस्कृति को दृष्टिगत रखते हुए हम लोक साहित्य के अध्ययन कर सकते हैं कि कौन से लोकगीत में संस्कृति का कौन सा पक्ष वहां पे उभर कर सामने आ रहा है, वहां की वेशभूषा सामने आ रही है, वहां का खान पान सामने आ रहा है, वहां की परंपराएं सामने आ रही है, वहां के रीति रिवाज सामने आ रही है, वहां की मान्यताएं सामने आ रही है। तो ये
सारा लोक साहित्य का सांस्कृतिक अध्ययन हम इसे कह सकते हैं। उसी तरह से धार्मिक अध्ययन लोक साहित्य का कर सकते हैं, धर्म विशेष को मानकर। उदाहरण के लिए जितना भी हमारा हिंदू समाज का लोक साहित्य है, तो वहां पे आप देखते हैं कि जितने भी लोकगीत हैं, लोक गाथाएं हैं, वो उनके आराध्य देवों राम, कृष्ण, दुर्गा या किसी और स्थानीय देवी देवताओं के लिए जो है वो डेडिकेटेड वो सॉन्ग, वो फोक सॉन्ग रहता है। तो इस तरह से हम इसका एक धार्मिक अध्ययन भी लोक साहित्य का कर सकते हैं। या कौन से पर्व पे कौन सा लोक कथा का वाचन किया जा रहा है, कौन से त्योहार में कौन सा लोक नाटक खेला जा रहा है, कौन से पर्व पे जो है वो कौन सी विधि का कौन सी पूजा विधि अपनाई जा रही है। तो ये सारा चीज हम देखते हैं कि लोक साहित्य के धार्मिक अध्ययन के अंतर्गत आते हैं। तो ये हमने बात की लोक साहित्य का जो अध्ययन है उसकी क्या पद्धति है, क्या प्रक्रिया है। तो ये दो प्रकार से मैंने बताई, तो विधाओं को देखते हुए, दूसरा इसके ऐतिहासिक, मनोवैज्ञानिक, सांस्कृतिक और धार्मिक दृष्टि से। आगे की जो आज की हमारी जो इसमें इस सेशन का जो अगला जो टॉपिक रहता है वो रहता है जो लोक साहित्य है उसका जो संकलन है, उसको जो, जैसे मैंने कहा पहले भी कि जो लोक साहित्य है वो लोक में बिखरा हुआ है, उसका कोई लिखित रूप हमारे पास नहीं है, वो किसी रिटर्न फॉर्म में हमारे पास उपलब्ध नहीं है। हम उसे मौखिक परंपरा से ही पीढ़ी दर पीढ़ी आगे स्थानांतरित कर रहे हैं। लेकिन अगर हमें, मान लो मैं एक शोधार्थी हूँ लोक साहित्य का, मुझे लोक साहित्य को उसको संकलित करना है, मैं चाहता हूँ कि लोक साहित्य जो वो आज खत्म होने की कगार पे है, लुप्त होने की कगार पे है, तो मैं उसे लिपिबद्ध कर दूं, तो उसमें मुझे क्या क्या परेशानियां आएंगी, उसको इकट्ठा करने में मुझे क्या क्या मुश्किलों का सामना करना पड़ेगा, वो चीज हम इसमें अध्ययन इसमें करेंगे। तो लोक साहित्य के संकलन का अर्थ होता है इकट्ठा करना। लोक साहित्य के संकलन में हमें कौन कौन सी समस्याएं आएगी, वो सबसे पहले आएगी हमें जो गवैये है, गवैयों का क्रमिक अभाव। ये पहला शीर्षक, पहला पॉइंट कि लोक साहित्य के संकलन में हमें ये समस्या आएगी कि जो गवैये हैं, जो गाने वाले हैं, जो लोकगीतों को गाने वाले हैं, लोक गाथाओं को गाने वाले हैं, उनका जो है वो क्रमिक अभाव, क्रमिक मतलब धीरे 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 साल दर साल वो कम होते जा रहे हैं। आप देखते हैं कि जितने भी गाँव में वो जो बुजुर्ग थे, जो लोकगीतों के ज्ञाता थे, जानकार थे, गाने वाले थे, जो गवैये, वो अब धीरे धीरे समाप्ति की ओर जा रहे हैं। अगली जो पीढ़ी है वो आधुनिकता की चकाचौंध के कारण लोक गीतों में उसकी कोई रुचि नहीं है, लोक साहित्य में कोई रुचि नहीं है, इसलिए जो गवैये हैं लोक के वो धीरे धीरे समाप्त हो जा रहे हैं। इसलिए हमें अगर लोक साहित्य का संकलन करना है तो हमें गवैयों की भी कमी का सामना करना पड़ सकता है। अगला जो है वो है लोक साहित्य के संकलन में जो मुख्य समस्या है वो है पर्दे की समस्या। आप देखते होंगे हिमाचल की भी अगर बात करें हम, और इसके बाद अगर हरियाणा और राजस्थान जैसे क्षेत्रों की बात करें, तो वहां पे अगर आपको ग्रामीण क्षेत्र के किसी क्षेत्र विशेष के लोक साहित्य का संकलन करना है और आपको किसी गांव में जाना पड़ रहा है, तो वहां अगर कोई लोक गायिका है, कोई महिला, वो आपके सामने आएगी ही नहीं। तो वहां पर्दे की प्रथा बहुत ज्यादा है, वो किसी भी व्यक्ति, किसी भी बाहरी लोगों के सामने वो महिलाएं नहीं आती। तो ये भी कहीं ना कहीं हमारे पास एक मुश्किल खड़ी कर देता है कि किस तरह से हमें लोक साहित्य का जो है वो संकलन करना है। अगला जो मुश्किल आती है वो आती है जो आधुनिकता के समय में, जो आधुनिकता की चकाचौंध है उसमें जो है वो युवा पीढ़ी है, उसका लोक साहित्य में कोई रुचि नहीं रह गई है। तो हम देखते हैं कि किसके लिए हम लोक साहित्य का संकलन कर रहे हैं, कौन करेगा, जबकि आज की जो पीढ़ी है वो आधुनिकता की चकाचौंध में इतनी खो गई है, उसके पास लोक साहित्य के लिए उसके मन में कोई रुचि नहीं है। माफ कीजिएगा। तो जैसे हम देखते हैं कि एक उदाहरण दूंगा मैं आपको। मैं एक विवाह में शामिल होने गया, यही चंबा की, हिमाचल प्रदेश की चंबा की बात कर रहा हूँ। तो मैं देख रहा हूँ जो गद्दी कम्युनिटी है चंबा की, वहां पर शादियों में नवाला है शिव की स्तुति में लगाते हैं और एंचली गायन वहां पे होता है। शादियों में कुछ घरों में ये अपनी रुचि के अनुसार लोग नवाड़ा का आयोजन करते हैं। तो मैं देख रहा था कि वहाँ पे एक और, वहाँ पे आज की अगर आधुनिकता के चकाचौंध की बात करें, कोई डीजे बज रहा है, एक और कमरे के अंदर जो है वो नवाड़ा सजा हुआ है, भगवान शिव के स्तुति में कुछ बुजुर्ग बैठे थे और एंचली गायन कर रहे थे, जो यहाँ की लोक विधा है, लोकगीत की एक विधा है। तो मैं ये देख के मुझे ताज्जुब हुआ कि जितने भी लोग थे वो सारे उस डीजे पे आज के मॉडर्न गीतों पे डांस कर रहे थे, लेकिन जो वहां पे उस नवाला गायन में, नवाला में जो एंचली गायन कर रहे थे शिव की स्तुति में, वहां पे 5-6 मुझे बुजुर्ग लोग ही दिखे। तो ये अंतर है, ये समस्या आज के समय में लोक साहित्य के संकलन में इकट्ठी हो गई कि आज जो युवा पीढ़ी है आधुनिकता की चौकाचौंध में उसकी लोक साहित्य में कोई रुचि नहीं रह गई है। अगली हम बात करें तो जो लोक जो संग्रह करता है उनकी विश्वसनीयता संदिग्ध है।
संग्रहकर्ता, उदाहरण के लिए कोई भी जो इकट्ठा करने जा रहा है लोक साहित्य, मान लो मैं एक शोधार्थी हूँ, मैं जा रहा हूँ लोकगीतों को इकट्ठा करने किसी क्षेत्र में, तो मेरी जो विश्वसनीयता है वो वहां के लोगों के लिए संदिग्ध होगी। उन्हें लगेगा पता नहीं कौन आया है, कहाँ से आया है, क्यों हमारी जानकारी ले रहा है, हमारे से अगर कोई पूछ रहा है तो कई कल दिन हमें कहीं फंसा ना दे, हमें कोर्ट कचहरी के चक्कर ना काटने पड़े, इसलिए वो बताने से गुरेज करते हैं। तो ये भी एक समस्या है। अगला समस्या की जो लोक कलाकार है, जो लोक साहित्य के जानकार हैं, उनके कुछ निजी स्वार्थ भी हैं। वो चाहते हैं मैं तब गाऊंगा या तब बताऊंगा इसे अगर मुझे इसके बदले कुछ आर्थिक ये धनराशि मुझे दे, तो इसलिए वो बताते नहीं है और कहते हैं कि वो हो सकता है वो संग्रहकर्ता या शोधार्थी से पैसों की डिमांड कर ले कि मुझे पैसे दो तभी मैं आपको इस गीत के बारे में या इससे लोक कला के बारे में बताऊंगा। तो ये भी एक समस्या रहती है। अगला है लोक कलाकारों की संकुचित मनोवृत्ति है। मनोवृत्ति मतलब जो लोक कलाकार है वो बहुत संकुचित माइंड के, उनकी मेंटेलिटी बहुत नैरो है। वो सोचते हैं कि अगर मैंने इसको बता दिया ये गीत लोकगीत तो मुझे कौन पूछेगा, मेरी तो कोई पूछ नहीं होगी, मेरा जो महत्व है वो समाप्त हो जाएगा, इसलिए वो बताने से गुरेज करते हैं। इसके बाद हम बात करते हैं लोक साहित्य के प्रकाशन की समस्या। लोक साहित्य को पब्लिश करना, अगर मैंने इकट्ठा भी कर दिया, उसे संकलित कर दिया, तो उसके प्रकाशक मुझे नहीं मिलेंगे, प्रकाशक उसे छापने में मुझे बहुत ज्यादा दिक्कत हो सकती है। क्यों? क्योंकि लोक साहित्य को कोई पढ़ना ही नहीं चाहता है आज के समय में, जो बहुत ही हमारे लोक साहित्य और लोक संस्कृति के क्षरण के लिए बहुत घातक सिद्ध होने वाला है। तो ये भी एक लोक साहित्य के संकलन में एक समस्या ये रहती है। तो ये हमने बात की कुछ एक लोक साहित्य के जो संकलन की समस्या है वो क्या क्या है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। हमने आज बात की लोक संस्कृति की अवधारणा, लोक संस्कृति और लोक साहित्य में क्या संबंध है, क्या अंतर है, अंतर तो नहीं, संबंध, अंतर संबंधों की हमने बात की। फिर लोक साहित्य के अध्ययन की क्या प्रक्रिया है, फिर हमने बात की लोक साहित्य के संकलन की क्या क्या समस्याएं हैं। तो ये हमने आज की वीडियो में जाना। उम्मीद करता हूँ सभी को आपको वीडियो समझ आ गया होगा सब कुछ। किसी का कोई प्रश्न हो मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकता है। अगली वीडियो में हम नए विषय को लेकर आपसे मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।